बार बहुत बार बहुत शुक्रिया धन्यवाद करेंगे, देना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। कुल मिलाकर दो राज्यों के चुनाव, दो राज्यों में से एक राज्य हरियाणा जहां पर बीजेपी ने 57 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और जम्मू कश्मीर जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मार ली है। चूंकि सहयोगी पार्टी कांग्रेस है, इसलिए गठबंधन की सरकार वहां बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हरियाणा में हरियाणा के लिए ये चर्चा चल रही थी कि वहां एंटी इनकम्बेंसी, असल में एंटी इनकम्बेंसी सरकार की कभी नहीं होती। एंटी इनकम्बेंसी सरकार की होती तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। अगर एंटी इनकम्बेंसी सरकार की होती तो फिर हरियाणा में तीसरी बार सरकार नहीं आती। 57 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। एंटी इनकम्बेंसी असल में जो उम्मीदवार होता है पार्टी का, उसकी कार्यप्रणाली कैसी है, वो एंटी इनकम्बेंसी लेके आती है या प्रो इनकम्बेंसी लेके आती है। सबसे बड़ी चीज है कि जो विधायक या मंत्री होते हैं उनको लेकर नाराजगी होती है। और यहां पर जो सिटिंग एमएलए थे उसमें 67% हरियाणा में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट, अपनी सीट रिटेन की है। और कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए से उसमें से 50% कांग्रेस ने गवा दी है। यानी कि आपकी जो वर्तमान सीटें हैं, आप नई जीतो, लेकिन जो वर्तमान सीटें हैं उन वर्तमान सीटों को भी बचाने की कोशिश करो। और इसलिए कांग्रेस की यहां पर हार हो गई और बीजेपी यहां जीत गई, क्योंकि बीजेपी के पास जो था उसे बचाने की कोशिश और नए पानी की चाहत। लेकिन कांग्रेस के पास जो था उसमें से 50% सीट कांग्रेस हार गई और नई वो जीत नहीं पाई। एक बड़ा कारण हरियाणा, मोटा मोटी। हालांकि तमाम मुद्दे और बातें चलती रहती हैं। जम्मू कश्मीर पर हम लोग चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में ऐसे कौन से मुद्दे थे जिसे लेकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। जम्मू रीजन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपस्थिति बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन कश्मीर में उसको जीत नहीं मिल पाई। आम आदमी पार्टी ने डोडा में एक सीट जीत ली है, जिसकी कि किसी को उम्मीद नहीं थी। चर्चा कर लेते हैं। तौसीफ शाह नेता है पीडीपी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। रशपाल दासगोत्रा हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुचिका अग्रवाल जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं। नीरज शर्मा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद होंगे। रविंद्र पंडित, कश्मीरी पंडित हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रशपाल दासगोत्रा के पास कि हम जम्मू कश्मीर के इस निर्णय को कैसे देखें। रशपाल जी, देखिए, ये जो निर्णय आया है ये नो डाउट एनसी का एक कमबैक है। और इसमें मैं दो चीजें जो हैं वो कहना चाहूंगा। एक तो मुफ्ती मोहम्मद सईद की एब्सेंस पीडीपी में और गुलाम नबी आजाद की एब्सेंस कांग्रेस में, इसने एनसी को बहुत हेल्प किया है। बीजेपी ने ऑलमोस्ट जो उनका नंबर था उसको रिटेन करने में कामयाब रही है। लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग हुई है वो बेसिकली उन लोकल इश्यूज पे हुई है जिनको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया था, जो लोगों की नीड है। क्योंकि 5 साल अगर किसी स्टेट में लोकल लीडरशिप ना हो तो वहां पर उनके जो लोकल इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर होते हैं। यहाँ जो वोट डाला गया है वो लोकल इश्यूज को लेके डाला गया है। जहां तक आर्टिकल 370 की बात कहो, कश्मीर में उसका माहौल हो सकता है, लेकिन जम्मू में उसका ज्यादा माहौल देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये इनकी जो गवर्नमेंट है ये किस तरीके से परफॉर्म करती है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरीके की पार्टी है और कांग्रेस जिस तरीके की पार्टी है, इन दोनों पार्टीज ने पहले कोalition में गवर्नमेंट चलाई है, लेकिन वो गवर्नमेंट इतनी स्मूथ नहीं रही है। हालांकि इस बार नंबर जो है वो इतने ज्यादा डिपेंड नहीं करते हैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी ज्यादा सीट्स हैं, कांग्रेस की मार्जिनल सीट्स है। लेकिन फिर भी देखना होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले बीजेपी के साथ रह चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो अच्छा लगता है वो उसके साथ जाना पसंद करती है। क्योंकि आप देखिए, रीजनल पार्टीज जेएंडके की कभी भी आइसोलेशन में नहीं रही हैं। उन्होंने नेशनल पार्टीज के साथ जो है वो रह के गवर्नमेंट चलाई है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आगे ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कांग्रेस के साथ रह के ये टर्म पूरी करती है या कहीं ना कहीं अपना खेमा बदलती है आने वाले समय।
नहीं, खेमा बदलने की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि इस बीच 370 और 35 के बाद जो मुद्दे हैं उसमें एक विचारधारा का संकट आ गया। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो या जम्मू कश्मीर की कांग्रेस हो, उन तीनों से अलग है। और इन तीनों पार्टियों का जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, उसमें साफ तौर पर एक ही चीज़ है कि भाई 370 हमको हटाना है। तो जो पार्टी 370 हटाने की बात कहकर सरकार में आई है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे चली जाएगी या भारतीय जनता पार्टी उसका सपोर्ट कैसे कर देगी, तो मुझे लगता नहीं है कि उस तरह की गुंजाइश दिखाई देती है। नीरज शर्मा हमारे साथ होंगे, लेकिन उसके पहले मैं रुचिका अग्रवाल के पास चलूंगा जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। रुचिका जी, बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात का जिक्र कर रही है कि भाई जम्मू कश्मीर की जनता ने खारिज कर दिया 370, और जिस तरीके से दिल्ली से बैठकर वो तमाम तरह की पाबंदियां, वो तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, जम्मू कश्मीर की जनता ने बता दिया कि भाई अब वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, नेता को पसंद नहीं करती। वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। सबसे पहले तो हरियाणा की हमारी जिस तरीके की जीत हुई है, भाजपा जिस तरह से क्लीन स्वीप ऑलमोस्ट किया है भाजपा ने, जिसकी कोई भी पार्टी उम्मीद नहीं कर रही थी। हाँ, ये है कि हम लोग बिल्कुल पूरे आश्वस्त थे कि हम लोग हरियाणा में तीसरी बार फिर से भाजपा सरकार बनाने जा रहे हैं। उस सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जम्मू कश्मीर, रही बात जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में देखिए जी, जम्मू कश्मीर पे ही आ रही हूँ। जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो हमारी वहाँ पर जो पार्टी के लिए, वो जम्मू कश्मीर हमारे लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए वो भारत की जीत हुई है। इस तरह से जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप खुद ही देखिए, एक वो जगह जहाँ पर कभी 10% वोटिंग भी नहीं हो पाती थी, जिस तरीके का वहाँ पर माहौल था, लोग घर से निकल नहीं सकते थे, अपना पक्ष नहीं रख सकते थे, वहाँ पर छन जैसी विधानसभा में 80% के ऊपर वोटिंग हुई है। जब 80% अगर वोटिंग कहीं पर हो पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि भाजपा ने ऐसा माहौल दे दिया है वहाँ की जनता को कि कम से कम वो सामने आ सकते हैं, घर के बाहर निकल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, अपनी सोच रख सकते हैं, और अपने पसंद के सरकार चुनने का उन्हें लगता है कि उन्हें हक है। तो ये तो आपके खिलाफ गई ना जितना सारी काम भाजपा ने किया है। आप 370 की, वही मैं बात कर रही हूँ ना, 370 अगर हटने की अगर आप बात कर रहे हैं कि 370 हटाने के बाद भाजपा ने जो 370 हटाया है, जो हमारा जम्मू कश्मीर, जो हमारे देश का जो सिरमौर है, उसको पूरे देश के साथ जोड़ा है। जब जोड़ा है तो उसकी वजह से वहाँ पर पूरा का पूरा विकास हुआ है। जम्मू कश्मीर में आप खुद जानते हैं किस तरीके का आतंकवाद था। हम लोगों ने जितनी कोशिश की, वहाँ पर आतंकवाद ख़त्म हो गया। एक पीस, एक हार्मनी, एक अमन चैन का माहौल है। आज लाल चौक पे तिरंगा लहराता है, लेकिन वो जब तिरंगा लहराता है तो जो पार्टियां वहाँ पर इस बात से नाराज़ होती हैं, वो कहती हैं तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा अगर 370 हट जाए। उन लोगों ने जो लोगों को बरगलाया है, वो कहीं ना कहीं काम किया है। हम अपनी तरफ से ये ज़रूर सोचेंगे कि क्या है और ऐसी क्या कमी रह गई हमारी तरफ से जो वहाँ पर जनता ने हमारे को ना चुन के किसी और को चुना है। लेकिन फिर भी जो विकास का काम हम कर चुके थे जम्मू कश्मीर में, लोगों को पूरे, एक तो पहले पूरे प्रदेश को देश के साथ जोड़ना, साथ ही साथ में वहाँ पर टूरिज़्म जितना बढ़ा है, पहले तो लोग वहाँ पर जाने से डरते थे, आज टूरिज़्म कितना बढ़ गया है। दूसरी बात, वहाँ पर G20 जैसे इवेंट्स होते हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, रात रात को लेट नाइट भी वहाँ पर लोग आराम से घूम सकते हैं, मार्केट खुल सकते हैं। सही कहा आपने, लेकिन इतना सारा विकास किया है, आप कह रहे हैं कि वहाँ अमन चैन है, पत्थरबाजी भी बंद हो गई है, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं और लोगों में बेफिक्री देखी गई है, लोगों में अब डर नहीं करता। तमाम सारी बातों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर की जनता ने आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। और सरकार में वो पार्टी आई है, सरकार में वो पार्टी आई है जिस पार्टी के खिलाफ आपके पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। आपकी पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि ये वो नेता हैं जिन्होंने कश्मीर को लूटा है। और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स ने तमाम तरह की कार्रवाई भी की है। तौसीफ खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तौसीफ साहब जो कि पीडीपी के नेता हैं,
तौसीफ साहब क्या कहेंगे आप इस जीत को लेकर? वो कौन से मुद्दे थे जिसमें इतनी बड़ी जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है? कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन पीडीपी की हालत बहुत खस्ता हो गई है। महबूबा अपनी बेटी तक को चुनाव नहीं जिता पाई है, कारण क्या रहे? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द पैनलिस्ट और आपको भी मनोज जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, महबूबा जी अपनी बेटी को चुनाव नहीं जितवा पाती ना, वो तो चुनाव तो लोगों का वर्डिक्ट है और वो वर्डिक्ट को हम बिल्कुल अपने सर पर एक्सेप्ट करते हैं। शायद लोग ये चाहते थे कि जो पिछले 10 साल में जो भी यहाँ पर हालात हुई, जो भी पिछले 5 साल में जो यहाँ पर ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट चल रही थी थ्रू एलजी, तो शायद लोग चाह रहे थे कि एक स्टेबल प्रॉपर सिंगल गवर्नमेंट आए जो जो उनकी प्रॉब्लम्स का अजाला करें। तो शायद ये मैंडेट उसी के लिए दिया गया है कि सिंगल गवर्नमेंट रहे, कोई हंग असेंबली ना रहे, जो हम इसमें देख रहे थे जो अपने एग्जिट पोल्स थे। और दूसरा, मैं अपनी बीजेपी के प्रवक्ता, ये जो मेरी बहन है, इनको जवाब देना चाहूँगा कि देखिए, बीजेपी ने अब तो सीटें जीत ली हैं, चाहे 27, 28, 29। तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा प्रिपरेशन करके आते हैं तो ज़्यादा बेटर था। जैसे इन्होंने अभी ये नेशनल मीडिया पर बोला कि यहाँ 10% की वोटिंग नहीं होती थी। मैं आपको थोड़े आंकड़े बता दूं, 2002 में यहाँ 48% वोटिंग हुई है, 2008 में 51%, सॉरी 61%, 2014 में यहाँ 65% हुई है। 43% हुई है 2002 में। नहीं, 2002 में हुई 44 to 48%, एग्जैक्टली 44 to 48, यस यू आर राइट। तो 2008 में 61, 2014 में 65, 2021 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई उसमें 51 हुआ और 2024 की पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारा 58। तो ये इनका कहना बिल्कुल गलत है। दूसरा, इनका ये कहना कि यहाँ सड़कें बनी, रोड्स बने, बाकी चीजें बनी, तो कम से कम एक सीट तो लेकर आते श्रीनगर में से, या अगर लोग इनसे खुश होते तो ये इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है कि यहाँ पर ये उतना इफेक्टिव नहीं रह पाए जो ड्रैकोनियन लॉज इन्होंने लाए। जैसे ये लोगों को एक बहाना करके दूसरा बहाना करके नौकरियों में से निकालते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि 2-3 थे बंदे की रिटायरमेंट में, चपरासी था वो, एक गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2 दिन थे उसके रिटायरमेंट में। 2 दिन पहले उसको जॉब से डिसमिस कर दिया गया कि जितनी उसकी ग्रेचुटी थी, जो भी थी, वो सारा छोड़ दिया गया। चपरासी उतना अमीर होता नहीं है। तो ये इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा किया है। दूसरा, स्मार्ट मीटर्स लगाए इन्होंने यहाँ पर। मैं ये इनकी इंफॉर्मेशन के लिए भी बता रहा हूँ कि शायद इनको जरूरत लगे नेक्स्ट इलेक्शन में। तो स्मार्ट मीटर्स जो यहाँ पर लगाए, यहाँ की जो व्यवस्था है, ये आपको समझना पड़ेगा कि पिछले 4 साल में जो बंद यहाँ पर हुए, जैसे हमने स्टार्ट किया 2019 से, साल भर पहले बंद रहा, उसके बाद साथ ही कोविड के 2 साल आगे, 2.5 साल आगे, तो अप्रॉक्सीमेटली बाकी देश में अगर देखें तो 1.5 साल का बंद रहा अपना कोविड की वजह से, यहाँ 2.5 साल का बंद रहा। तो यानी यहाँ बिजनेसेस पहले ही बैठे हुए थे। दूसरा, इन्होंने बोला कि हमने पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। यहाँ 2019 से पहले देखते थे कि यहाँ समर्स में और जम्मू में विंटर्स में 24 घंटे सप्लाई मिलती थी, जबकि अभी अगर हम देखें तो श्रीनगर में समर्स में और जम्मू में विंटर्स में 6-6 घंटे का कट लग रहा है। यहाँ तक कि स्मार्ट मीटर्ड एरियाज में भी कट लग रहा है। आप कहाँ चूक गए? मेरा कहना वही है शाह साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है। चूक हो गई? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, ये लोगों का वर्डिक्ट है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देखें तो 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अप्रॉक्सीमेटली 65 एमएलएज लिए थे और 2002 में वो इमीडिएटली 27-28 पर आ गया। तो ये लोगों का वर्डिक्ट है। शायद लोग हमसे बीजेपी के साथ जो हमने 2014 में अलायंस किया, शायद उससे खुश नहीं थे लोग। ये एक मैं कहूँ कि शायद ये गुस्से का वोट था जो उन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। बाकी हम दिल की गहराइयों से यहाँ के लोगों के शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास जितने भी 9% वोट, जो 9% वोट जो हमारे पास आया, वो भी इस दिशा को देखकर कि जैसे बीजेपी ने, मतलब ये कहा जा सकता है कि मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश की कि हमारी पीडीपी को तोड़ दे। 40 विधायक निकल गए, जिससे 3 छोटी बड़ी पार्टीज बनी। 40 विधायक किसी पार्टी से निकलने के बाद 9% वोट दोबारा वो पार्टी अपना रिटेन करती है। सो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। चलिए, मैं फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा। मेरे साथ नीरज मिश्रा हैं जो कि प्रवक्ता हैं। नीरज साहब,
हरियाणा में तो कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार गई है कहा जा सकता। उम्मीद तीसरी बार अगर बीजेपी की सरकार है, निश्चित तौर पर 57 सालों का रिकॉर्ड टूटा है कि तीसरी बार लगातार कोई सरकार बना रही है। जम्मू कश्मीर में अगर सफलता देखी जाए तो सफलता नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। आप खुश हो सकते हैं, आपकी भी कुछ सीटें आई हैं, गठबंधन के साथी हैं, लेकिन जो बड़ी उम्मीद आपको थी वो उम्मीद मिल नहीं पाई। गलती कहाँ हो रही है, चूक कहाँ हो रही है? देखिए भाई साहब, हरियाणा की जनता की तो आज हार हुई। जब हरियाणा पर आप डिस्कशन करेंगे तो आपको हम समझाएंगे कि जहां पर किसानों को लाठियों से मारा गया, उनके स्वागत में कीलें बिछा दी गई और महिलाओं को और युवाओं को बेरोजगारी और महंगाई की जो चौतरफा मार पड़ी, उसके बाद अगर ये वर्डिक्ट, भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, बात तो सुन लिया कीजिए। आज जीत गए हैं, जब इसकी पोल खुलेगी, जब परतें खुलेंगी ना, तब आप लोगों को इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर जब वो सवाल उठेगा तो आप लोगों को इस बात पर शर्म आएगी कि किन लोगों के लिए हम लोग बैटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, आज हरियाणा की जनता, आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको शर्म नहीं आ रही है? भाई साहब सुनिए, सारे सुन लीजिए पहले, मैं आपकी इस लाइन का जवाब दे दूं। सारे एग्जिट पोल तो कांग्रेस की सरकार बना रहे थे ना। मेरी बात सुनेंगे मित्र। सरकार किसकी बन गई? और जब कांग्रेस की सरकार बना रहे तो हम भी ये मान के चल रहे थे कि भाई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा, इसलिए सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। बीजेपी ने चेहरा इसलिए मजबूरी में बदलना पड़ा। अब जब परिणाम निकल कर आ गए तो क्या आप ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं क्या? भाई साहब, अगर ईमानदारी से रिपोर्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वहां जब ईवीएम खुलने लगी है और उसके अंदर जब जो धांधली मिली है, अब मैं आपको 99% का आंकड़ा समझाऊंगा तो वो आपकी समझ से ऊपर चला जाएगा। और एक बात और कायदे से समझ लीजिए, आपके पास 24 घंटे हैं अपने चैनल पर बैठकर ज्ञान देने के लिए। आप लोग हमें बुलाते हैं, हमारी बात पूरी करने दिया कीजिए। ये जो बिना आप इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा दोगे, आप हिमाचल में जीत जाते हो तो वहां पर आप ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ते हो। आप जब छत्तीसगढ़ में जीतते हो तो वहां पर ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ते हो। आप जब महाराष्ट्र में जीतते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ते। लेकिन जैसे ही आप हार जाते हो, अभी अगर हरियाणा जीत जाते तो ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ते, लेकिन यहाँ पर आप हार गए। जम्मू कश्मीर में जीत गए। जम्मू कश्मीर तो भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में था ना, 370 लगाई गई थी, लेकिन वहां पर जम्मू कश्मीर में पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बन गई तो वहां पर तो नहीं कहेंगे कि वहां ईवीएम का खेला नहीं हुआ। मैं बताता हूं ना आपको, जम्मू कश्मीर में तो समझिए ना हुआ क्या। ये जो देश के अंदर डराने की राजनीति जो भाजपा और संघ परिवार करता है, जिसकी प्रयोगशाला जम्मू कश्मीर को बनाया था, आज जम्मू कश्मीर ने जवाब दे दिया इस देश को कि ये जो डराने की राजनीति आपके सामने रखते हैं, अरे जम्मू कश्मीर में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जम्मू कश्मीर में ये हो गया, वो हो गया, आज उसका जवाब जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको। तो वहां ईवीएम की आवाज सही आ रही थी, वहां ईवीएम की आवाज सही आ रही थी। सुनिए, अभी तो इलेक्शन कमीशन के पास जब हम तथ्यों के साथ जाएंगे तो आपको जम्मू में जो धांधली हुई है, जम्मू रीजन के अंदर, हम तो वो भी सामने रखेंगे। आप जब पूरी पिक्चर देखेंगे बिना किसी बायस के साथ, आपको समझ आएगा। जब इस देश की जनता ने इस बात को स्वीकार किया। हम बायस्ड हैं, अगर हम बायस्ड हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो कई बार खारिज कर चुका है ईवीएम को लेकर। कई बार आप कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और अभी से नहीं 2014 से आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ईवीएम को लेकर, हाई कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आप वो सबूत नहीं दे पाए। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइए, इलेक्शन कमीशन इंतजार करता रहा, कांग्रेस नहीं पहुंची। उसने कहा हमें बताइए कैसे ईवीएम हैक होती है, कांग्रेस पहुंची नहीं थी जनाब। सुनिए ना, इस बार तो आपको कांग्रेस पहुंचती हुई भी दिखेगी, इलेक्शन कमीशन के पास भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। क्योंकि जब एक डाकू एक बार चोरी करता है वो बच के निकल जाता है, दूसरी बार चोरी करता है बच के निकल जाता है, पर बार बार नहीं होता। इस बार तो इनकी पोल खुल गई है और देश की जनता के सामने इनका जो काला चेहरा है वो बेनकाब हो जाएगा। आने वाले 48 से 96 घंटे आप ये मियाद तय कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी सारे तथ्यों के साथ इलेक्शन कमीशन के पास भी और सुप्रीम कोर्ट के पास भी इस बात को प्रूफ कर देगी। राहुल लाल मेरे साथ मौजूद है, राहुल लाल मेरे साथ मौजूद हैं, आप इनको सुनते रहते होंगे, इन्हीं के पास चलते हैं। राहुल जी क्या कहेंगे? नीरज जी जो बता रहे थे कि साहब कहीं ना कहीं ईवीएम में धांधली हो गई है, क्या कहेंगे इनकी बात पर? देखिए, मैं ये चीज़ कहूँगा यहाँ पे कि अब जब परिणाम आ रहे हैं इस समय, देखिए अगर उनको कुछ शिकायतें लग रही हैं तो उन्हें जरूर जो है कि इन शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग भी जाना चाहिए और कोर्ट भी जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ 2-3 स्टेट्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने देखा है कि
चाहे मध्य प्रदेश जैसे राज्य हो, चाहे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हो, जहाँ पे कि एक पूरी हवा, पूरी लहर हम लोगों ने देखी कांग्रेस पार्टी के लिए थी। तो क्या आखिरी समय में ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं और अपने अंदर क्या कमियां रहती हैं, उसके तरफ भी एक मनोजी अवलोकन करने के लिए एक बड़ी सख्त जरूरत मुझे लगता है कि उधर भी अवलोकन होना चाहिए। हालांकि नहीं, एक चीज बिल्कुल में होना ध्यान- चाहिए अवलोकन, अगर ऐसा है तो बिल्कुल अवलोकन होना चाहिए। लेकिन मनोज जी, ये खाली एक चीज शिकवे मैं कहूंगा। शिकायतें, राहुल जी मेरा सवाल ये नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा है तो गंभीरता से इस पर जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी संलग्न। लेकिन 2014 से ये शिकायतें चल रही, 2014 में इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई, 19 में शिकायत की गई, और लोकसभा को लेकर नहीं बल्कि तमाम राज्यों में जो परिणाम निकल कर आए उस पर भी शिकायत की गई। एक बार इलेक्शन कमीशन ने सारे राजनीतिक दलों को बुलाया, लेकिन बड़े राजनीतिक दल नहीं पहुंचे वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन देने, ये बताने के लिए कि ईवीएम कैसे हैक होती है। और हाईकोर्ट्स में भी कई बार पिटीशन, हाल ही में दिग्विजय सिंह ने पिटीशन लगाई है, नहीं, वो देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लगाई है। तो इतना लंबा समय क्यों, अभी तक ये साफ क्यों नहीं हो पाया कि ईवीएम हैक होती है, ईवीएम में गड़बड़ी है? मुझे लग रहा है कि देखिए, जो तथ्य की बात अभी यहाँ पे नीरज जी कर रहे हैं, अगर वो तथ्य उसी रूप में बिल्कुल सामने में रखा जाएगा तो उसके कुछ परिणाम निकलेंगे। लेकिन एक तो ये देखिए, दो लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़नी पड़ेगी। एक तो इस लड़ाई को एक अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए, दूसरी चीज कांग्रेस को अपने भीतर भी आत्ममूल्यांकन करना पड़ेगा। एक चीज अभी देखिए, आपके कार्यक्रम में भाग लेते हुए हमें ध्यान में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक हो रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक का एक पॉइंट हमें अजीब सा लग रहा था कि भाई प्रशासन का जो सहभागिता उन्हें मिलना चाहिए, ये नहीं मिल रहा था उस समय। तो उस समय मैंने सभी जगह कहा था कि ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। समीक्षा बैठक में आखिर ये पॉइंट क्यों आ रहा है कि हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए? तो उस दृष्टि से देखता हूं। लेकिन हाँ, इसके पहले जब ये मामले हाईकोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो हमें लग रहा है पर्याप्त साक्ष्यों के साथ नहीं गए। और दूसरी चीज की एन वक्त पे चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ती है, नहीं मिल पाया अभी तक। मनोज सर, मैं खाली एक पॉइंट कह रहा हूं कि देखिए, कांग्रेस को इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि आखिर आखिरी समय में वो जीते हुए चुनाव को कैसे हार जाती है। क्या उनके रणनीति में बीजेपी की तुलना में कोई कमी रहती है? इन दोनों मोर्चे पे एक साथ काम करने की बड़ी सख्त जरूरत है। अगर कोई कमी है चुनावी व्यवस्था में तो उसके ऊपर बिल्कुल आक्रामक होकर कांग्रेस पार्टी को सामने में आना चाहिए। लेकिन अगर चुनावी रणनीति में कोई कमी रह जा रही है तो उसके ऊपर भी ध्यान देने की बड़ी सख्त जरूरत है। कश्मीरी पंडित हमारे साथ मौजूद हैं, इस बार रविंद्र पंडित हैं जो कि कश्मीरी पंडित हैं। रविंद्र साहब, आपको बहुत उम्मीद थी बीजेपी से कश्मीर के मुद्दों को लेकर, और इस बार के चुनाव में हमारे तमाम संवाददाता पहुंचे भी। उन्होंने कहा कि जो उम्मीद थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर तो शासन जम्मू कश्मीर में रहा ही, लेकिन जो वादे आपसे किए गए, कश्मीरी पंडितों से वादे किए गए, सुविधाओं का जिक्र किया गया, वो मिल नहीं पाए। क्या ये एक कारण है कि कश्मीर में उतनी सफलता नहीं मिल पाई, या इसके अलावा क्यों? अगर ये परिणाम आए हैं तो इन परिणामों को कश्मीरी पंडित कैसे देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। मैं किसी और चैनल के ऑफिस में बैठा हूं तो यहाँ से मैं आपसे बोल पा रहा हूं। तो ये आज J&K की इलेक्शन जो हुई है ना जी, ये लोकतंत्र की जीत है। हम सबको जो है बधाई है, कश्मीरियों को, J&K वासियों को, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, विशेष तौर पे जिस तरीके से बीजेपी के शासन में या इस LG गवर्नमेंट के शासन में हवा बदली है और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हुए। पहली बार हमने जिंदगी में ऐसे देखा कि कोई तोहमत किसी ने कोई वो नहीं कंप्लेंट लगाई कि ये यहाँ जी धांधली हुई, यहाँ जी रिगिंग हुई। और नंबर 2, कहीं पे कोई वायलेंस नहीं हुआ, कहीं पत्थर नहीं बजा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब जीत हार जो है, ये पॉलिटिकल जो अप डाउन्स हैं, अब हमारी जो मुझे लगता है कि अपेक्षा बीजेपी से पहले से ही है कि 2014 में आने से या तो हमने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी हैं कि एकदम से पार्टी आएगी और विस्थापन का जो हमारा इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। बीजेपी के पास और भी कई नेशनल इश्यूज हैं, जिसमें ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट था कि कश्मीरी पंडितों का जो है रिहेबिलिटेशन कैसे करना है। अब चूंकि अभी इतनी स्थिरता मुझे नहीं लग रही है कि बीजेपी की सरकार फुल फ्लेज्ड स्टेट में आ रही है, हालांकि सेंटर में है, पर स्टेट में आना बहुत जरूरी है। अब आज देख रहे हैं आप रिजल्ट, ये हमारे प्रेसिडेंट ही जो है बीजेपी के आपके हार गए नौशेरा से, रविंद्र रैना जी इस्तीफा भी दे दिया। तंत्र ने बड़ा क्लियर दिखाया है लोगों ने कि हमने जिसको चुनना है उसको चुने। तो इसमें किसी पार्टी को कोई वो नहीं रहना चाहिए जो है मन मुटाव। यहाँ पीडीपी के लोग भी बैठे, पीडीपी का सबसे बड़ा लॉस हुआ इनफैक्ट जो मैं देख रहा हूँ, वो सारे वोट चले गए जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ।
पीडीपी में से ब्रेक अवे ग्रुप्स ने कोई अपनी पार्टी बनाई, कई लोग किसी दूसरी में चले गए। अब वो जो पार्टीज हमारी पुरानी है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है या अपनी पार्टियां बनी, गुलाम नबी आजाद की पार्टी बनी, क्या मिला उनको? एक एक सीट। उसके बरक्स जो है, अगर बीजेपी ने 26 या 27 ली है, भले जम्मू संभाग में ही तो ली तो है ना, पर कांग्रेस ने भी जो है ये देखना पड़ेगा कि एक नेशनल पार्टी होके वो कहां पर है। वो तो 3 या 4 सीटें थोड़ी एक्सपेक्टेड है एक नेशनल पार्टी को लेके। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो है अपना कार्डर एक्टिवेट किया, उनके बड़े पुराने लोग हैं, कार्यकर्ता है, उन्होंने फिर दिखाया कि हम कैसे जीत को जो है एकदम बदल सकते हैं, रुख कैसे बदल सकते हैं। रही बात आपकी दूसरी हरियाणा की, हरियाणा और जे&के को कंपेयर ना करें। हरियाणा में जातिवाद का इलेक्शन है, फिर जी दलित का पॉइंट है, फिर जी कोई पहलवान है, फिर कोई इंसान है, पता नहीं क्या क्या स्लोगन है। वो यहाँ नहीं है। अभी कोई नाराज भी हो गए मेरे साथ, मैं कहा अगली बार कोई हैवान की भी कोई वो आएगी, जवान हैवान ये वो, ऐसे नहीं होता जी। आप डेवलपमेंटल इश्यूज उठाए, आप अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज उठाए, आप लोगों में जाइए। कांग्रेस ने ठीक है बड़ी फाइट दी है, पर बीजेपी ने भी तो अपना दिखाया ना कि 3rd कंसेक्यूटिव टाइम एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। तो अल्टीमेटली बीजेपी हैज वन, बट नॉट दैट इन दैट गुड फैशन कि हम कहें एकदम बहुत बड़ी जीत हुई है। बहुत कॉम्पिटिटिवनेस रही है। तो बीजेपी को भी चिंतन करना पड़ेगा, घाटी में क्या प्रॉब्लम हुई, एक सीट नहीं निकाल पाए, और इधर भी हरियाणा में हम उस मार्जिन से नहीं जीत पाए जैसे जीतना चाहिए था। पर क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा, बाकी चीजें रही, हरियाणा में कभी भी 30, लेकिन फिर भी जो पिछली 2 बार की विधानसभा उनसे ज्यादा सीट हासिल की है और 57 सालों का रिकॉर्ड। देखिए, सत्ता पे टिके रहना, शिखर पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उस पर बने रहना, उसको बरकरार रखना। अब यहाँ तो जो सिटिंग एमएलए थे उसमें से 50% कांग्रेस हार गए। तीसरी बार लगातार जीतना ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ, पर इतनी बड़ी सफलता नहीं है कि एकदम हम कहें कि कांग्रेस ने वहां पे कुछ नहीं किया है, कांग्रेस ने कोई ऐसा परिणाम नहीं दिखाया कि कांग्रेस है ही नहीं, कहीं वजूद ही नहीं। कांग्रेस ने टफ फाइट दी है, पर कांग्रेस ने जे&के में कुछ नहीं किया। ये जो जे&के के इलेक्शंस हैं उसमें एक नेशनल पार्टी के नाते उनकी क्या सीटें हैं, बिल्कुल सही बातें करी, 5-6 सीटें के आसपास है। और अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो है, वो आम आदमी पार्टी ने डोडा की एक सीट दे ली, उसने बड़ी अच्छी उपस्थिति है। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि हरियाणा की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट आया है सोशल मीडिया पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हरियाणा को दिल से हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, स्पष्ट बहुमत देने के लिए जनशक्ति का नमन भी करते हैं। ये विकास सुशासन की रणनीति की जीत है, जन आकांक्षाओं को पूरा हम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ये लिखा है। वो कहते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बीजेपी को हरियाणा में ऐतिहासिक जीत मिली है। हालांकि ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। 7:30 बजे बीजेपी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं, वहां से वो कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे, और शाम को बीजेपी ने मंडल स्तर पर जाकर दिवाली मनाने की घोषणा की है, उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। मेरे साथ रसपाल दगोस्तरा है, मैं उनके पास चलूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रसपाल जी, जिसका जिक्र हमारे कांग्रेस के साथी कर रहे थे, वो कह रहे थे बड़ी धांधली हुई है और हम तमाम तथ्यों के साथ निकल कर आएंगे। आप उनके इस आरोपों को, मैं आपके पास आता हूँ नीरज जी, आप उनके इस आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये टोटली एब्सर्ड है इस वक्त ये चीजें कहना। आप जिस एजेंसी को आपने समर्पण किया है कि आप ये चीज करो जी हमारे लिए, आप वोट कर रहे हैं, वोट करवा रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इन योरसेल्फ आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं जी उनका ये फॉल्ट था। ये कांग्रेस का, जहां कांग्रेस जीतती है वहां कांग्रेस को किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जहां कांग्रेस की हार होती है वहां पर उनके लिए ये एक बहाना होता है कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। हालांकि देखिए, पंजाब में इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग पड़े थे रिजल्ट आने से पहले, और यहाँ पर हुड्डा साहब कल ही बोल रहे थे कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, किस तरीके की कैबिनेट होगी। आप वेट तो कीजिए, रिजल्ट्स तो आने दीजिए। जब आपको इतनी शिद्दत से आपने इलेक्शन लड़ी है तो फिर रिजल्ट्स का वेट कीजिए, और लोग जो मैंडेट देते हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए।
अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी ये मिस्टेक दोबारा 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 यही होगी। देखिए, कांग्रेस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि उनकी अगर कहीं लॉस हो रहा है, वो उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, और ब्लेम करने की कोशिश में वही चीजें रिपीट होती हैं जो एक जगह होती हैं, वही दूसरी जगह होती है, वही तीसरी जगह होती है। J&K की एग्जांपल देखिए जी, J&K में कांग्रेस की 2008 में 17 सीटें थी, 2014 में 12 सीटें थी, और आज 6 पे सिमट कर रह गए हैं। अब इनको इस पे काम करना चाहिए था। नीरज जी, एक बात तो आपको मानना पड़ेगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है बीजेपी का, उस स्ट्रक्चर में उनका जो संगठन है, उसके कार्यकर्ता हैं। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखा दूं कि महाराष्ट्र में अभी सबको ऊपर से दिखाई देता है कि साहब विपक्ष बहुत मजबूत है और वहाँ बीजेपी को नुकसान हो सकता है। झारखंड में भी ऐसी स्थिति आपको पता है कि महाराष्ट्र में घर घर जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता लाडली बहना योजना के फॉर्म भरवा रहे हैं। वहां पर किसान सम्मान निधि जितने भी लाभार्थी हैं, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की योजनाओं के जितने भी लाभार्थी, उनका डेटा तैयार हो रहा है, उन सबसे व्यक्तिगत संपर्क किया जा रहा है। पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे पन्ने में जितने भी मतदाता, उनके घर जाओ, उनको एहसास कराओ, उनको बताओ कि हमने तुमको क्या दिया और कांग्रेस ने तुमको क्या दिया। तो ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये कांग्रेस के अंदर मिसिंग है। कि सोशल मीडिया पर चुनावी सभाओं में, मैं आलोचना नहीं कर रहा है, इस बीच राहुल गांधी का प्रभाव बड़ा है, उन्होंने मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से उठाया, लेकिन जो मतदाता के साथ कनेक्ट करना है, वो कनेक्ट आज भी कांग्रेस नहीं कर पा रही। जमीनी स्तर पर उसका संगठन कमजोर है, इस बात को आपको मानना होगा नीरज जी। मनोज जी, मुझे नहीं समझ आता कि आप किस तरीके से इस बात को रख पा रहे हैं जी। जब अभी इलेक्शन कमीशन के अगर आप आंकड़े खोलेंगे तो कांग्रेस और भाजपा को दोनों को 40% के आसपास वोट मिले हैं, वो 0.5% के आसपास का फर्क है। तो जनता के बीच में जो हमारा मैसेज है वो बड़ा क्लियर है। मुझे तो रामचरितमानस की वो चौपाई याद आती है जिसकी एक पंक्ति है कि समरथ के ना दोष गोसाई, क्योंकि आज आपको उनके पक्ष का रिजल्ट दिख रहा है तो उनकी कमियां तो आपको दिख नहीं रही होंगी, लेकिन हरियाणा की जनता के सामने आज भी वही सवाल है। वो जो 10 साल का अन्याय काल था मनोहर लाल खट्टर का, जिसे इन्होंने आखिरी समय पर हटाया, वो सिर्फ आपके सामने आ जाए। मशीन नंबर है AC85599, टेबल नंबर 1 पर रखा हुआ था नारनौल में। दूसरी मशीन का नंबर है AE46940, ये टेबल नंबर 2 पर थी। ऐसे करते हुए 8वीं मशीन का नंबर है EI95331, ये 14 नंबर टेबल पर रखी हुई थी। एक ही विधानसभा में 8 ऐसी मशीनें जिसके अंदर से आंकड़े जो निकले वो 8 के 8 एक जैसे। आप मुझे बताइए, कैसा इत्तेफाक जिस विधानसभा का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, बताइए, परिणाम क्या निकला? आपके पास रिसर्च टीम होगी, खोल लीजिए और उसको देख लीजिए। बीजेपी के कैंडिडेट है ना, वहां से चुनाव हार गए। आप मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए, बीजेपी के कैंडिडेट वहां से चुनाव हार गए। आप जिस मशीन की बात कर रहे हैं वहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीता नहीं है। मनोज जी, जहां आप गड़बड़ी की बात कर रहे हैं वहां बीजेपी मनोज जी बीजेपी हार गई तो क्या गड़बड़ी नहीं रहेगी क्या? एक बात बताइए, क्या आप चाहते हैं कि ये इतना सटीक तरीका ले आए कि इनको जहां पर गड़बड़ी करनी है ये वही गड़बड़ी कर लें? आप उस पूरे प्रोसेस का फ्लॉ नहीं समझना चाह रहे। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आज उनके पक्ष में एक परिणाम दिख रहा है। आप समझिए ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। ये कैसा इत्तेफाक है कि एक ही विधानसभा में एक ही बूथ के ऊपर 8 मशीनों के ऊपर सेम आंकड़े निकल कर बाहर आते हैं। आप सिर्फ मुझे ये समझा दीजिए, मैं आपसे अपनी हार मैं स्वीकार कर लूंगा कि मैं आपके तथ्यों पर हार गया। आप मुझे ये समझा दीजिए कैसा इत्तेफाक है। नीरज जी, जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है ना तकनीकी विशेषज्ञों के सामने, उस वक्त आपकी पार्टी नहीं पहुंचती। हम लोग टीवी चैनल में बैठकर अखबार में बयानबाजी करना चाहते हैं कि साहब ईवीएम में बहुत बड़ा खेला है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ना तो आप तकनीकी के जानकार हैं और ना मैं तकनीकी का जानकार हूं, ना मैंने एआई में कोर्स किया है, ना आपने कोर्स किया है, ना आपने एमटेक किया है, ना मैंने बीटेक किया है। तो हम लोग इस पर क्या बहस करेंगे? हमारे क्या रास्ते खत्म हो गए हैं? आप मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए,
पीछे क्या हुआ उस बात को छोड़िए, आप आगे की बात करिए ना। 96 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी आपको दिखेगी कोर्ट के अंदर, आपको दिखेगी इलेक्शन कमीशन के तो हर चुनाव में और ये सारी चीजें सामने होंगी ना। कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में इलेक्शन कमीशन जाती है, शिकायत करती है, हर चुनाव में कोर्ट में याचिका लगाती है। ये 2014 से लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। 2014 से कोई नई बात नहीं है, ये लगातार 2014 से चल रहा है, नई बात नहीं है। कहां से इंसाफ मिलेगा बताइए? तो फिर आप उस पर अलग बात खोल लेंगे। आप समझिए, उस पूरे फ्लॉ को पकड़िए, आप किस उस डिजाइन को जो छोड़ते हुए जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती है और ये लोकतंत्र से बेईमानी है। इन पर सवाल उठाने का काम जितना विपक्षी पार्टी का है उतना ही आप लोगों का भी है दोस्त, तो उसका भी आप लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए। अगर सवाल है, उस सवाल को जनता के बीच में रखिए, जनता उसके बारे में जवाब ढूंढ लेगी, आपका पक्ष उनको ठीक लगेगा। वैसे तो आपको पक्ष नहीं लेना चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट मीडिया है तो बिना पक्ष के आप लोगों के सामने रख दीजिए, उसके बाद जनता डिसाइड कह दिया कि आपको करेगी। पक्ष नहीं लेना चाहिए, और अगर पक्ष अगर हम ले रहे होते तो फिर एग्जिट पोल में भी सारे वही बातें निकल कर आती। लेकिन कल भी हम शाम को बैठे थे और कल शाम को भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि अभी भारतीय जनता पार्टी के कैडर को, कार्यकर्ता को, आरएसएस के वर्कर को गलतफहमी में महसूस कर रहे हैं लोग। परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम करती है और कांग्रेस में कभी शैलजा मुख्यमंत्री बनने की बात करने लगती हैं, कभी हुड्डा करने की बात करने लगती हैं। ये तमाम तरह की बातें हैं ना, ये एक बड़ी परेशानी है। खैर, अब क्या कहा जा सकता है, मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल हम बेसब्री से इंतजार करेंगे कि अगर वाकई ऐसा कुछ है तो आप कोर्ट जाइए, इलेक्शन कमीशन जाइए और वहां पर सिद्ध कीजिए, और जब आप सिद्ध कर देंगे तो निश्चित तौर पर इसमें देश में बड़ी बहस होगी। फिलहाल मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद रहे और चर्चा की। कुल मिलाकर एक बड़ा संकेत है। और इस बीच पृथ्वीराज चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन परिणामों को वो कैसे देखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अब महाराष्ट्र के भी चुनाव सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी तमाम राजनीतिक पार्टियां अब तैयारी कर रही हैं। पृथ्वीराज जी, उम्मीद नहीं थी एग्जिट पोल ने, और ये लगातार कहा जा रहा था कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा था कि महाराष्ट्र में माफ कीजिए हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी। लेकिन ये क्या हुआ, ये किस तरीके से निकल कर, क्या ये संगठन की चूक है, क्या जनता की सोच को समझ नहीं पाए, या फिर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को चयन करने में कहीं ना कहीं चूक गई? देखिए, ये तो काफ़ी अनपेक्षित सी हार है इसका, लेकिन हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि कहाँ पे चूक हुई, कैसे गलती हुई। हाँ, एक तरफ तो हम अपने आप संगठन की क्या कमी आ रही है, कहाँ पे आला कमान में कोई गलती हुई है, क्या ज़मीन पे क्या गलती हुई देखेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत भी करने जा रही है, वो अपनी जगह है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर हम ऑन द फेस वैल्यू देखें तो भाजपा की जीत हुई लगती है, उनकी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। अब देखिए, जो भी ओपिनियन पोल हो, जो भी एग्जिट पोल हो, जो भी अखबारों का, मीडिया का विश्लेषण हो, सभी में ये कहा जा रहा था कि जो भी कारण हो, हरियाणा की सरकार जिस तरह से भी चल रही हो, जिस तरह से उनको बीच दौर में ही मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, ये सब चीज़ों को चलते हुए हम पूरा विश्वास हमें था कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना रही है। लेकिन अपेक्षा भंग हुआ, ये नहीं हुआ। अब इसके क्या कारण हैं हम इस पर ज़रूर जाएंगे। लेकिन कुछ सीटों पे 5-6 सीटें कम पड़ गई, लेकिन हार तो हार होती है, चाहे 1 सीट से हो चाहे 2 सीट से हो। लेकिन हम शायद विपक्ष में हमें बैठना पड़ेगा, ये जनादेश है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। पृथ्वीराज जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस की एक सबसे बड़ी परेशानी है कि कहीं भी विधानसभा चुनाव होता है तो कांग्रेस में उस राज्य के उस नेता
मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। यहाँ भी हरियाणा में देखा कि चुनाव के ठीक पहले अचानक शैलजा रूठ गई, वो चुनाव प्रचार में नहीं गई। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनने के पार्टी कमान इग्नोर नहीं कर सकता। और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, स्टार प्रचारकों ने, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मुद्दा बनाया कि देखिए कांग्रेस अपनी दलित नेता का अपमान कर रही है, ये ऐसे ही दलितों का अपमान करती है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो अपनी ही पार्टी के अपने ही नेता कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि दूसरों को मौका मिल जाता है। ये नहीं होना चाहिए, फिर भी होता है। देखिए, होना नहीं चाहिए था, ये आपकी बात सही है, लेकिन मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं थी, क्योंकि पहले तो चुनाव जीतना पड़ता है मुख्यमंत्री होने से पहले। सवाल था कि टिकटों का बंटवारा होते समय कौन से क्षेत्र में किसका वर्चस्व रहेगा। अगर शैलजा जी ने कोई सिफारिश की होगी तो क्या स्वीकृत की जाएगी या नहीं की जाएगी। टिकट बंटवारे में किसकी ज़्यादा चली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चली या किसी और नेता की चली। इन बातों में टकराव तो होता रहता है, लेकिन आला कमान के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी होते हैं, जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी होते हैं, वो इन सब चीज़ों को हल करते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री बनने की होड़ में कुछ नुकसान हुआ है। हाँ, शैलजा जी नाराज़ थी, चाहे उनकी नाराज़गी का कारण हल करना चाहिए था, शायद उसमें देर हुई होगी, लेकिन मैं सिर्फ वो कारण नहीं मानता। मैं कहीं ना कहीं गलती हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसका कारण का संशोधन होगा। हम जरूर आत्मचिंतन करेंगे जी, निश्चित तौर पर उस पर मंथन होगा, ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि अगर हरियाणा में हार हो गई है तो वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी बातें हैं जिसके कारण ऐसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पृथ्वीराज जी, आपने हमसे बात की। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का विश्लेषण दिखाई दिया तो दो राज्य जहां पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बन गई है। अब इस पर विश्लेषण चलता रहेगा और इन दोनों राज्यों के बाद अब नजर झारखंड और महाराष्ट्र पर है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।